हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो हम वेक्टर स्पेस में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यानी कि परिमित विमीय सदिश समष्टि के बारे में पढ़ रहे थे। तो परिमित विमीय सदिश समष्टि का पहले हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि आधार जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि कम से कम एक आधार अवश्य होता है। और दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी कि जो आधार होता है, कोई से भी दो आधार हो उनमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। आज हम परिमित विमीय सदिश समष्टि के लिए कुछ और थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम क्या है, किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि V/F का प्रत्येक एलआई समुच्चय जो है या तो V का आधार होता है या उसे V का आधार निर्मित करने के लिए विस्तृत किया जा सकता है। यानी कि कोई भी एलआई सेट है तो या तो वो क्या होगा, आधार होगा, और अगर आधार नहीं है तो उसमें कुछ वेक्टर्स ऐड करके उसको आधार बनाया जा सकता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रॉपर्टी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हमें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं, माना V/F एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, परिमित विमीय सदिश समष्टि है, जहाँ तथा डायमेंशन ऑफ V जो है वो कोई फाइनाइट नंबर होगा, उसको हमने मान लिया n। अब मान लेते हैं V का कोई एलआई सबसेट, माना S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vk जो है S का एक परिमित एलआई समुच्चय है, जहाँ K जो होगा वो n या n से छोटा होगा। ऑलराइट, तो अब हमने, यदि आपका स्पान ऑफ S जो है V के बराबर है, तब S जो होगा V का एक आधार है तथा K जो होगा वो n के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी दो आधार में जो है अवयवों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। यदि स्पान ऑफ S जो है वो नॉट इक्वल टू V है, ठीक है, तब B इसको U1 बिलोंग्स टू V इस प्रकार विद्यमान होगा कि ये जो U1 है वो बिलोंग नहीं करेगा स्पान ऑफ S में, S1 नहीं रहेगा। क्या मतलब हुआ, क्योंकि स्पान अगर V के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा वेक्टर है जो कि स्पान के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर सारे ही वेक्टर स्पान में बिलोंग करेंगे, इसका मतलब वो V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने U1 वेक्टर ऐसा मान लिया जो कि स्पान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, और स्पान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एक नया सेट बनाएंगे। अब हम समुच्चय S1 बराबर S यूनियन U1 परिभाषित करते हैं, जहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि जो U1 है वो स्पान में बिलोंग नहीं कर रहा है, स्पान ऑफ S में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः S1 एक एलआई समुच्चय है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता तो U1 को हम, ये जो S के अवयव है V1 V2 अप टू Vk, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब S1 क्या होगा, एक एलआई समुच्चय होगा। अब यदि स्पान ऑफ S1 इक्वल टू V, तब S1 जो है V का एक आधार होगा। यदि स्पान ऑफ S1 नॉट इक्वल टू V, तब U2 बिलोंग्स टू S1, U2 बिलोंग्स टू V। इस प्रकार होगा कि
जो U2 है आपका स्पान ऑफ S1 में बिलोंग नहीं करेगा। जैसा हमने पहले लिखा था सेम उसी तरीके से S की जगह क्या हो जाएगा, S1। ठीक है, अब तब आपका S2 बराबर S1 यूनियन U2। तो U2 को जो है S1 में ऐड कर देंगे या फिर हम S में ही ऐड कर देंगे U1 और U2। तो हमने दो एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड किए, एक Li समुच्चय है। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे तो उपरोक्त प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हमें V का एक आधार प्राप्त होगा तथा S में, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, V का एक आधार प्राप्त होगा। चूँकि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, तो समुच्चय S में अधिक से अधिक n माइनस k अवयव जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम n माइनस के एलिमेंट जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार दिए गए प्रोसेस को, दी गई प्रक्रिया को ऐसे लिखते हैं, दी गई प्रक्रिया को अधिक से अधिक, या अधिक से अधिक क्यों, टोटल n माइनस के बार ही रिपीट करेंगे, n माइनस के बार दोहराने पर हमें V का एक आधार S कितना हो जाएगा, n माइनस के इज इक्वल टू, पहले वेक्टर क्या थे, V1 से Vk थे, उसमें हमने ऐड किया U1 U2, अब तो कितने ऐड करेंगे, UN माइनस के होगा। अतः प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का, प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि के प्रत्येक Li समुच्चय को V के आधार के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। ऑलराइट, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो कोई भी Li सेट है उसमें हम जो उसके स्पान के अंदर नहीं आ रहा है उन वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि एक वेक्टर ऐड कर दिया तो एक साथ एक बार में एक ही वेक्टर ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे हो सकता है बहुत सारे वेक्टर उसके स्पान के अंदर आ जाए, तो हम वो दूसरा वेक्टर चूज करेंगे जो उसके, जो नया हमने सेट बनाया, जैसे S1 बनाया, S1 के स्पान के अंदर वो नहीं होना चाहिए, तो वो वेक्टर हम U2 मानेंगे, उसको ऐड कर देंगे। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम n माइनस के बार जो है वो रिपीट करेंगे, तो हमें एक n समुच्चय मिल जाएगा, n अवयवों का समुच्चय, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और साथ में क्या होगा, दिए गए वेक्टर स्पेस को स्पान भी करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, किसी n विमीय सदिश समष्टि Vf के n+1 या इससे अधिक सदिशों का जो समुच्चय होता है वो LD होता है। तो अगर किसी सदिश समष्टि की डायमेंशन n है तो n+1 n+2 n+3 इस प्रकार से n से जितने भी ज़्यादा वेक्टर्स अगर होते हैं, ठीक है, उसका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, LD होगा। तो मान लेते हैं, माना V, F एक n विमीय सदिश समष्टि है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है,
अर्थात डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। ठीक है, और इसका मतलब हो गया कि v के आधार में अवयवों की संख्या क्या है, n है। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो एक समुच्चय मान लेते हैं, माना S जो है V का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें n+1 या इससे अधिक अवयव है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है कि S क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि S एक Li समुच्चय है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तब चूंकि V एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है, अतः S को V के आधार के रूप में विस्तृत एक्सटेंड किया जा सकता है। लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी है, जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः डायमेंशन ऑफ V जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1। क्यों? क्योंकि S में कितने सदिश है, n+1 सदिश है, तो या तो इसकी डायमेंशन n+1 होनी चाहिए या फिर n+1 से ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो रिजल्ट है कि क्या है, डायमेंशन n के बराबर है, डायमेंशन इक्वल टू n, जो कि, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि हमें पता है कि V की डायमेंशन तो है n है और n से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अतः जो सेट हमें दे रखा है समुच्चय S एक लीनियरली डिपेंडेंट समुच्चय है, LD सेट है। ऑलराइट, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। तो रिजल्ट्स जो होंगे बस यही है, कुछ मैं रिजल्ट्स जो है वो स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ नोट करके। तो पहला रिजल्ट है कि किसी n विमीय सदिश समष्टि VF के n Li सदिशों का कोई समुच्चय, V का एक आधार होता है। इसी के साथ हम एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, क्योंकि दो कंडीशन होती है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होती है तब हम उसको क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि किसी n विमीय सदिश समष्टि VF के n अवयवों का कोई समुच्चय, V का जनक है, तो वह V का आधार होगा। ठीक है, तो जो आधार है उसमें दो कंडीशन होती थी, एक Li होना चाहिए, एक स्पान होना चाहिए। लेकिन अगर हमें ये दे रखा है कि वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल यानी कि परिमित विमीय है, तो Li जो होगा वो इम्प्लाई करेगा स्पान को,
स्पान जो है वो इम्प्लाई कर देगा Li को। तो दोनों में से हम कोई भी एक कंडीशन चेक कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। तो इन दो रिजल्ट्स की सहायता से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इन दोनों का यूज़ करते हुए हम कैसे एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, हमें सिद्ध करना है कि एस क्या है, आधार है। तो सबसे पहले कितने अवयव हैं इसमें, 3 अवयव है, 1 2 3, और V3R की डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो हम केवल इसको Li प्रूफ करेंगे, और जैसे ही Li प्रूफ हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये आधार हो गया, जो हमने प्रीवियसली जो रिजल्ट लिखा था उसकी सहायता से। तो हम पहले तो जो एस के अवयव है उसको वेक्टर मान लेते हैं। V1 बराबर 1 2 1, V2 मान लिया मैंने 2 1 0, और V3 मान लिया मैंने 1 -1 2। हम इसको Li प्रूफ करना है तो 3 स्केलर मान लेंगे, α1 α2 α3 बिलोंग्स टू R। अब हमें निकालना है α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और इसकी सहायता से हम वेक्टर्स स्केलर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम इसको V1 V2 V3 का वैल्यू रख देते हैं, और 0 वेक्टर हो जाएगा 0 0 0। तो यहाँ से पहला अवयव α1, यहाँ से पहला अवयव 2 α2, और यहाँ से α3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 2 α1 प्लस α2 माइनस α3 इज इक्वल टू 0, और α2 का गुणांक 0 हो जाएगा क्योंकि तीसरा एलिमेंट 0 है, तो प्लस आएगा 2 α3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, दूसरी इक्वेशन से α1 को विलोपित कर दूंगा, तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से α1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहली इक्वेशन से, तो 4 α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -3 α2, और ये हो जाएगा -3 α3 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, 3 को डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में जो नीचे वाली इक्वेशन है वहाँ से α1 को हटाएंगे, तो डायरेक्ट जो पहली इक्वेशन है उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -2 α2, और ये हो जाएगा प्लस α3 इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दिया, या फिर माइनस से कर देते हैं, तो 2 प्लस माइनस α3 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना इसको। अब हम जो पहली इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन को ऐसा कैसे ही लिखेंगे, बस तीसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, α2 को विलोपित कर देंगे। तो तीसरी इक्वेशन को मैंने लिखा, दूसरी इक्वेशन जो ये है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 प्लस 2 α3 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 α3 इक्वल टू 0, और -3 से डिवाइड करेंगे तो α3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से α3 0 मिल गया, α3 ऊपर वाली सेकंड इक्वेशन में रखा तो α2 0, और फर्स्ट में रखा तो α1 0। अतः समुच्चय S एक Li समुच्चय है। चूंकि V3R एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है तथा डायमेंशन ऑफ V3 इक्वल टू 3, चूंकि S तीन अवयवों का एक Li समुच्चय है, अतः S जो है V3R का एक आधार है। इसको तथा मान के चलते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, V3R का डायमेंशन कितना होता है, 3। तो परिमित विमीय सदिश समष्टि है, तो ऐसा कोई भी Li सेट जिसमें 3 एलिमेंट होंगे वो क्या बनाएगा, आधार। तो S क्या है, 3 अवयवों का Li सेट है, तो S क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो हमने रिजल्ट देखे उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, आधार को प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसी जो सब स्पेस होता है उप समष्टि, उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं उप समष्टि
की विमा डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। तो स्पेस की डायमेंशन तो देख ली, लेकिन सब स्पेस की डायमेंशन में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। तो उसको हम डायरेक्ट जो है वो थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। तो थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि W हो, तो ये दो रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है डायमेंशन ऑफ W जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ V के, यानी कि जो W की डायमेंशन है वो V की डायमेंशन से कम या बराबर हो सकती है। अगर W जो है V के बराबर है उस केस में क्या होता है, डायमेंशन जो है वो V के बराबर होती है। तो ये दो रिजल्ट है हमें प्रूफ करने हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना V/F एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है। जहाँ जो V का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या है, n है। अब W जो है वो सब स्पेस मान लेते हैं, माना W जो है V की एक उपसमष्टि है। ऑलराइट, तो अब जो है हम जानते हैं कि चूंकि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, अतः V में n+1 या इससे अधिक अवयवों का समुच्चय LD होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः W में अधिकतम n Li सदिश हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा Li सदिश कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं। ये हमें क्लियर हो गया। अब हमने मान लिया है, माना S इज इक्वल टू क्या है, W1 W2 एंड सो ऑन Wm, जहाँ m जो है वो लेस देन इक्वल टू n, W का एक Li उपसमुच्चय है। अब हमने मान लिया कि माना W बिलोंग्स टू कैपिटल W जो है कोई अवयव है, तब समुच्चय S1 इक्वल टू S यूनियन W एक LD समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि S जो है वो Li अवयवों का या Li सदिशों का अधिकतम समुच्चय है। अतः जो W होगा वो सदिश हो W1 W2 अप टू Wm का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक घात संचय है। अतः क्या होगा, आपका W जो है वो स्पान ऑफ S जो है वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि S जो है सदिश समष्टि W का एक आधार है, और एक आधार है इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, m, और डायमेंशन ऑफ W m है, और m किसके बराबर है, m जो है वो लेस देन इक्वल टू n के बराबर है। तो m हो गया आपका डायमेंशन ऑफ W, लेस देन इक्वल टू हो गया इसको डायमेंशन ऑफ
वी, यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू एन। ऑलराइट, तो ये पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमने क्या माना, बी पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि अगर डब्ल्यू वी के बराबर है तो डायमेंशन बराबर होगी, और डायमेंशन बराबर है तो वी के बराबर होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, माना डब्ल्यू इक्वल टू वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि डब्ल्यू जो है वी की उपसमष्टि है तथा, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करेंगे, चूंकि W जो है V की एक उपसमष्टि है, अतः डायमेंशन ऑफ W जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ V के। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं। अब W की जगह V हो गया, चूंकि W इक्वल टू V, इसका मतलब हो गया कि V जो है वो W की एक उपसमष्टि है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पहला रिजल्ट है, ऊपर वाला रिजल्ट, उसमें हम W की जगह V रख देंगे, V की जगह W रख देंगे। तो डायमेंशन ऑफ जो V होगा वो लेस देन होगा डायमेंशन ऑफ W के। ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 से, 1 व 2 से दोनों एक दूसरे से छोटे हैं, तो डायमेंशन ऑफ W जो है वो बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V के। तो ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करते हैं, यानी कि हम डायमेंशन को इक्वल मानते हैं, तो विलोमतः माना डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n हमने मान लिया। तो हमने मान लिया, माना कोई आधार मान लिया B इज इक्वल टू W1, W2 अप टू डायमेंशन कितनी है n, तो Wn जो है कैपिटल W का एक आधार यानी कि बेसिस है। तो आपका L ऑफ B, लीनियर स्पान ऑफ B जो है वो किसके बराबर हो गया, W के बराबर। इसको हम रिजल्ट नंबर मान लेते हैं 3। चूंकि W जो है B की एक उपसमष्टि है, अतः जो B होगा V का एक एलआई समुच्चय है। अतः B जो होगा V का भी एक जनक है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एलआई होता है तो जनक होता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें कितने अवयव होने चाहिए, उसमें n अवयव होने चाहिए। अगर एग्जैक्टली n अवयव होते हैं तब हम कह सकते हैं कि एलआई है तो जनक होगा, जनक है तो एलआई होगा। तो चूंकि ये क्या है, एलआई है तो जनक हो जाएगा। जनक होने का मतलब है कि एल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। और 3 और 4 को बराबर कर देंगे, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण नहीं लिखते हैं, केवल 3 और 4 लिखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू वी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया। अतः W इक्वल टू वी यदि और केवल यदि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये रिजल्ट क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो अगर सब स्पेस दे रखे हैं W1 और W2, किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि के दो उपसमष्टियाँ हैं, तो ये रिजल्ट होता है। तो जो लीनियर सम होता है उसका डायमेंशन इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो सम ऑफ लीनियर सम जो होता है, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो V है, माना V ओवर F जो है वो एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है। परिमित या n विमीय सदिश समष्टि लिख देते हैं डायरेक्ट।
एन विमीय सदिश समष्टि है। ऑलराइट, इसके साथ साथ W1 और W2 क्या मान लेते हैं, इसकी दो उप समष्टि W1 तथा W2 जो है V की दो उप समष्टियाँ हैं। तब आपका क्या होगा, हमें पता है कि जो सब स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से कम होता है, अभी हमने देखा है। तो ये दोनों का जो डायमेंशन होगा वो n से कम होगा। अब चूंकि W1 तथा W2 जो है V की दो उप समष्टियाँ हैं, अतः W1 इंटरसेक्शन W2 भी V की एक उप समष्टि होगी, ओके। तो मैंने मान लिया, तथा उप समष्टि है तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, n से कम होगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन भी क्या होगा, n से कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, k के बराबर है। तो माना डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू k, और k क्या है, n से कम है। तथा हमने इसका आधार मान लिया, तथा S इज इक्वल टू V1 V2 मान लेते हैं, V1 V2 अप टू Vk जो है W1 इंटरसेक्शन W2 का एक आधार है। ऑलराइट, तो S क्या होगा, आधार है तो Li होगा। और S के जो वेक्टर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में, और W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो W1 में भी होता है और W2 में भी होता है। एक तरीके से ये जो वेक्टर्स है वो W1 के अंदर भी होंगे और W2 के भी अंदर होंगे। चूँकि S जो है वो W1 में है तथा S एक Li समुच्चय है, अतः S को समष्टि W1 के आधार के रूप में या आधार के लिए विस्तृत किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सटेंशन थ्योरम कि अगर कोई Li सेट है तो उसको उसके आधार के लिए क्या किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। अब विस्तृत किया जा सकता है तो हम मान लेते हैं कोई समुच्चय, माना B1 मान लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू, पहला जो सेट है ओरिजिनल सेट क्या है, S। तो S में कौन से अवयव है, V1 V2 अप टू Vk। ओके, इसके बाद में इसको क्या किया जा सकता है, W1 के आधार के लिए विस्तृत किया जा सकता है। विस्तृत करने का मतलब है इसमें कुछ वेक्टर्स हम और ऐड करेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, W1 का आधार मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसमें कि W1, W2, एंड सो ऑन Wm जो है वो W1 का एक आधार है। तब आपका डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 हो जाएगा, k तो पहले से ही थे और m वेक्टर हमने और ऐड कर दिए। इसी प्रकार चूंकि S जो होगा वो W2 में है तथा S एक Li समुच्चय है, अतः S को W2 के आधार के लिए विस्तृत किया जा सकता है। तो मान लेता हूँ, माना W एक सेट मान लेता हूँ B2 इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vk। के वेक्टर तो है ही साथ में, हाँ कुछ वेक्टर और ऐड होंगे तो उसको हम मान लेते हैं W1 डैश, W2 डैश अप टू Wn डैश हम मान लेते हैं। n नहीं मानते, इसको L मान लेते हैं। L डैश जो है
W2 का एक आधार है, तब डायमेंशन ऑफ W2 कितना हो जाएगा, k वेक्टर पहले से ही और l वेक्टर हमने और ऐड कर दिए। ठीक है, तो अतः जो हमें राइट हैंड साइड निकालना था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी डायमेंशन कितनी है k प्लस एम प्लस इसकी डायमेंशन है k प्लस एल और इसकी डायमेंशन कितनी है k, तो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस एम प्लस एल। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है वो किसके बराबर है, k प्लस एम प्लस एल के बराबर। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि B इज इक्वल टू क्या है आपका, B1 यूनियन B2, B1 यूनियन B2, यानी कि क्या है, B क्या था आपका V1 V2 अप टू VK, इसमें हमने ऐड किए थे W1 W2 अप टू WM, फिर हम ऐड करेंगे W1 डैश W2 डैश अप टू WL डैश, जो है W1 प्लस W2 का एक आधार है। तो चूंकि L ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल टू क्या होता है आपका W1 प्लस W2 होता है, ये हम जानते हैं। तो एक तरीके से L ऑफ B जो है वो किसके बराबर हो गया, W1 प्लस W2 के। तो स्पान तो हमें प्रूफ नहीं करना है, इसका मतलब क्या हो गया, अतः B जो है W1 प्लस W2 का जनक है। जनरेटर हमने प्रूव कर दिया, बस इसको हमें प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे, हम कुछ स्केलर मान लेते हैं। तो कितने स्केलर मानेंगे, तो पहले V के लिए स्केलर मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा के। जो W1 है उसके लिए मान लेता हूँ स्केलर बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा M, और जो W1 डैश है उसके लिए गामा 1 गामा 2 अप टू गामा L। ये जो है किसके अंदर है, F के अंदर है। अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 के बराबर कर देते हैं। तो अल्फ़ा 1 V1 प्लस, या फिर हम समीशन के फॉर्म में लिखेंगे इसको, समीशन अल्फ़ा i Vi की वैल्यू 1 से लेके k तक, प्लस समीशन बीटा j j की वैल्यू कितनी है 1 से लेके m तक, प्लस समीशन कितना हो जाएगा, इसको मैं k मान लेता हूँ, k नहीं मानते, k पहले से मान रखा है, r मान लेते हैं, r इक्वल टू 1 से लेके l, गामा r w r डैश इज इक्वल टू आपका 0 वेक्टर, ये हमने मान लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है, ये सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। यहाँ से इसको मैं समीशन r इक्वल टू 1 टू l गामा r w r डैश को मैं लिख सकता हूँ माइनस समीशन, ये जो दोनों पार्ट है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, प्लस समीशन j इक्वल टू 1 टू m बीटा j मेगा j। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका गामा 1 W1 डैश है प्लस एंड सो ऑन गामा L WL डैश है, ये क्या होगा, सदिश हो यहाँ, ये किसके सदिश है, VI और W। VI और W जो है किसके सदिश हैं, देखो B1 के एलिमेंट है, तो B1 में क्या है, V है और W है, तो ये किसका आधार है, W1 का आधार है। तो B के या फिर B1 के अवयवों का एक घात संचय है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हो गया कि गामा 1 W1 डैश प्लस एंड सो ऑन गामा L
डब्लू एल डैश ये किस में बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ B1। क्योंकि B1 एक आधार है तो ये जो लीनियर स्पान हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा W1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 1। आगे नंबरिंग दी है कहीं पे 1 दी है तो इसको हम 2 दे देते हैं, इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 2। क्योंकि ये जो आपका वेक्टर है कौन से, W1 डैश W2 डैश एंड सो ऑन W कितना है आपका L डैश, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, B2 में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब गामा 1 W1 डैश एंड सो ऑन गामा L WL डैश ये किस में बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे लीनियर स्पान ऑफ B2 और ये कितना है आपका W2। इसका मतलब हो गया इस प्रकार जो गामा 1 W1 डैश प्लस गामा 2 W2 डैश एंड सो ऑन प्लस गामा L WL डैश ये बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा। और W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अतः स्केलर्स मिलेंगे। स्केलर को हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे अब हमने अल्फ़ा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया, और क्या माने हम डेल्टा मान लें, ठीक है डेल्टा मान लेते हैं। तो अर्थात डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा एल नहीं, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 का बेस क्या है, आधार, ये है इसका हमने माना है स्टार्टिंग में S V1 V2 अप टू Vk। तो K वेक्टर्स हैं इसमें, तो K स्केलर मान लेंगे, K बिलोंग्स टू S F। इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो ये इसके जो S के वेक्टर्स होंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्लस WL डैश इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 V1 प्लस डेल्टा 2 V2 एंड सो ऑन डेल्टा L VL। क्यों लिख सकते हैं, चूँकि S जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है, आधार है। ऑलराइट, तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा गामा 1 W1 डैश गामा 2, या फिर एक काम करते हैं इसी को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो डेल्टा 1 V1 प्लस डेल्टा 2 V2 एंड सो ऑन डेल्टा K VK माइनस गामा 1 W1 डैश माइनस गामा 2 W2 डैश एंड सो ऑन माइनस गामा L WL डैश इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब चूंकि हमारे पास जो सदिश है B2 या B2 इज इक्वल टू क्या था, V1 V2 अप टू V के, और साथ में क्या था W1 डैश W2 डैश, इस प्रकार से WL डैश क्या है, W2 का आधार है। अतः B2 एक Li समुच्चय है। जिससे B2 Li सेट है तो क्या होगा, ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, Li वेक्टर है। Li वेक्टर है तो इनके जो गुणांक है स्केलर है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर एंड सो ऑन डेल्टा K बराबर 0, और साथ के साथ क्या होंगे, गामा 1 बराबर गामा 2 बराबर एंड सो ऑन गामा L बराबर 0। तो हमारे पास ये डेल्टा तो हमने अभी माने, मेन जो है वो हमारे गामा 1 गामा 2 अप टू गामा L डैश ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये रिजल्ट हम यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें रख देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको वैसे रहने देते हैं, इक्वेशन की कोई नीड है नहीं, ठीक है। चलो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, ऑलराइट। तो अतः समीकरण नंबर 2 से, अतः समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, तो 2 को मैं कॉपी करता हूँ, तो सारे के सारे गामा क्या है आपके 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और केवल क्या मिलेगा आपका 0 वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा 1 V1 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा K VK
साथ के साथ प्लस β1 W1 प्लस β2 W2 एंड सो ऑन βm Wm इक्वल टू 0 वेक्टर। अब फिर से चूँकि v1 जो है वो क्या वेक्टर है, v1 v2 अप टू vk है, और साथ में उसमें क्या है w1 w2 अप टू wk जो है w1 का एक आधार है जो कि Li समुच्चय होगा। Li समुच्चय होगा, अतः हमें क्या मिलेगा, α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू αk इक्वल टू 0 और β1 इक्वल टू β2 इक्वल टू βk इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अतः α1 बराबर α2 बराबर एंड सो ऑन बराबर αk बराबर क्या होगा, β1 बराबर β2 बराबर एंड सो ऑन बराबर βk नहीं आएगा, βm आएगा यहाँ पे। βm बराबर आपका γ1 बराबर γ2 अप टू γl, ये सारे के सारे ज़ीरो होंगे। इसका मतलब हो गया अतः b बराबर जो आपके वेक्टर्स थे v1 v2 अप टू vk w1 w2 अप टू wm w1 डैश एंड सो ऑन wl डैश एक Li समुच्चय है। Li समुच्चय हो गया, स्पान भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो b है w1 प्लस w2 का एक आधार है, और आधार है तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 जो है b में कितने अवयव हैं, k तो v है, w कितने हैं m हैं, और w डैश कितने हैं l हैं। इसको हम मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 5। तो समीकरण 1 और 5 से हम क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन देखो क्या था, तो एक इक्वेशन है कि डायमेंशन w1 w2 और w माइनस जो माइनस w1 इंटरसेक्शन w2 वो भी k प्लस m प्लस l के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अतः डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 जो है वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है बट स्टेप्स जो हैं वो इजी हैं। तो आपको क्या क्या स्टेप, एक बार फिर से इस प्रूफ को हम देख लेते हैं। तो ये हमारा थ्योरम था, ये हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये तो हमने मान लिया कि v जो है n विमीय सदिश समष्टि है और w1 w2 क्या है, दो उप समष्टियाँ हैं। तो ये रिजल्ट होगा, इसको नहीं भी लिखें तो भी काम ज़रूरी नहीं है क्योंकि यूज़ कहीं पे आने वाला नहीं है। w1 और w2 क्या है, उप समष्टियाँ हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उप समष्टि होगा। तो डायमेंशन ऑफ w1 यूनियन w1 इंटरसेक्शन w2 जो है वो n से कम होगा। इसको हमने मान लिया k है तो इसका कोई आधार होगा जिसमें k अवयव है, उसको हमने मान लिया s। तो s में v1 v2 अप टू vk जो है अवयव होंगे, और ये क्या होगा, w1 इंटरसेक्शन w2 का एक आधार होगा। अब s के जो अवयव है वो w1 में भी आ रहे हैं और w2 में भी आ रहे हैं, तो s जो होगा w1 का भी Li सबसेट होगा और w2 का भी Li सबसेट होगा। w1 का Li सबसेट है तो हम जानते हैं कि कोई भी Li सबसेट है उसको आधार बनाया जा सकता है। तो कुछ वेक्टर्स इसमें ऐड करेंगे, तो हमने मान लिया w1 w2 अप टू wm जो है इसके अंदर वेक्टर्स है जो हमने ऐड किए हैं। तो w1 का ये आधार बन गया b1, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसमें k अवयव है और m अवयव हमने और ऐड कर दिए तो k प्लस m। इसी प्रकार से b2 जो है वो क्या बन जाएगा, w2 का आधार बन जाएगा जिसमें अवयव कितने हैं, k प्लस l। तो हम जो राइट हैंड साइड है एक्सप्रेशन की वो कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस m प्लस l। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको इक्वल करना है हमें डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 के। तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि जो b1 यूनियन b2 है, w1 का जो बेस है और w2 का जो आधार है, दोनों का यूनियन जो है वो क्या होगा, w1 प्लस w2 का आधार होगा। तो दोनों का यूनियन क्या, कितने अवयव है इसमें, k m और l। तो जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो इसको हमें आधार प्रूफ करना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है।
लेकिन हम जानते हैं कि W1 यूनियन W2 का जो स्पान होता है, लीनियर स्पान, वो W1 प्लस W2 के बराबर होता है। तो L ऑफ B क्या हो गया आपका W1 प्लस W2, यानी कि ये जनक तो हो गया, एक कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको Li प्रूफ करना है इस पूरे सेट को। तो कितने अवयव है इसमें, K प्लस M प्लस L, तो उतने ही हम क्या मान लेंगे, अदिश स्केलर्स मान लेंगे। तो Vk के लिए स्केलर मान लिया मैंने अल्फा के, Wm के लिए स्केलर मान लिया बीटा m, और WL डैश के लिए मान लिया गामा L, मैंने क्या मान लिए, स्केलर्स मान लिए। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन किया मैंने, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा k Vk प्लस बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 प्लस बीटा m Wm, गामा 1 W1 डैश गामा 2 W2 डैश, इसी प्रकार से गामा L WL डैश। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और उसको इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये सारे के सारे जो स्केलर्स है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है, 0 है। तो यही जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 0 कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट में रहने देते हैं, बाकी सभी को हम क्या कर देते हैं, राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर हमें मिला लीनियर कॉम्बिनेशन, ये V और W के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। V और W दोनों कहाँ से आ रहे हैं, B1 से आ रहे हैं। तो ये जो सदिश है हमें मिला है, ये B1 के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो किस में बिलोंग करेगा, LB1 में बिलोंग करेगा, और LB1 किसके बराबर है, W1 के बराबर है। तो ये किसके अंदर हो गया, W1 के अंदर हो गया। साथ के साथ ये जो वेक्टर है W1 डैश, और ये किसके अंदर है, B2 के अंदर है। तो ये जो सेम चीज़ है वो LB2 के अंदर भी होगा, और LB2 क्या है आपका, W2। तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो वेक्टर है वो W1 के अंदर भी है और W2 के अंदर भी है, और दोनों में है तो किसके अंदर होगा, इंटरसेक्शन में होगा। अब इंटरसेक्शन का ये क्या हो गया, अवयव हो गया। और हमें पता है कि V1 V2 अप टू Vk क्या है, इंटरसेक्शन का एक आधार है। आधार है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, V1 V2 अप टू Vk के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो स्केलर हमने अलग से मान लिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा k, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिया है सबको, और इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब ये V1 V2 Vk W1 डैश W2 डैश ये किसके अंदर है, W2 के आधार के अंदर है। W2 के आधार के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, एक घात स्वतंत्र Li सदिश होंगे, और Li सदिश होंगे तो उनकी परिभाषा से ये सारे के सारे स्केलर क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो हमें एक तरीके से जो मेन चीज़ हमें चाहिए थी वो ये मिल गई कि जो गामा 1 गामा 2 अप टू गामा L है वो इक्वल टू क्या है हमारा, 0 के बराबर है। ये जो गामा की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। केवल ये बचेगा हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये क्या है, V1 V2 अप टू Vk W1 W2 अप टू Wm, इनका क्या है, एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन और इक्वल टू 0। ये वेक्टर किसके हैं, W1 के। W1 का ये क्या है, आधार है। आधार है तो Li होगा, Li है तो ये सारे के सारे अल्फा और बीटा क्या होंगे आपके, 0। इस प्रकार से हमने सारे अल्फा बीटा और गामा को क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। इसका मतलब ये जो सेट है हमारा B वो क्या होगा, Li समुच्चय। स्पान हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, W1 प्लस W2 का जनक है। तो B क्या हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा, और डायमेंशन कितनी हो जाएगी, K प्लस M प्लस L। तो इक्वेशन 1 और 5 से ये किसके बराबर था, K प्लस M प्लस L, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस प्रकार से हम ये थ्योरम जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डायमेंशन जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखी, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वेक्टर स्पेस के जो सब स्पेस होते हैं उनकी डायमेंशन क्या होती है, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में, कि डायमेंशन ऑफ W जो होता है वो डायमेंशन ऑफ V के बराबर या उससे कम होता है। बराबर कब होता है, जब दोनों जो वेक्टर स्पेस होते हैं वो बराबर होते हैं, W बराबर V। इसके बाद में हमने W1 प्लस W2 की डायमेंशन देखी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के बराबर होगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विभाग समष्टि यानी कि कोसेंट स्पेस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।